आपने कल का लेक्चर हमारा देखा था, जिसमें हमने आप लोगों को, ग्रुप 1 को मोटिवेट करने की कोशिश की थी और कुछ आपको मैंने कहानियां सुनाई थी। जी, थोड़ी सी उसकी रिकॉर्डिंग मैंने शुरू में सुनी है, जी, जो तो हिस्ट्री आपने बताई है मैथमेटिक्स की। अच्छा, तो वो कोई ऐसा लेक्चर नहीं था कि वो सुनना जरूरी है। वर्कशॉप मैथमेटिक्स की, डिफरेंशियल कैलकुलस की जब हम अब नेक्स्ट वीक से जब हम करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप, मतलब अच्छी बात है, उसमें मोटिवेशनल चीज़ें बहुत सारी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लेकिन तो आज हम ये करते हैं कि कल का लेक्चर एग्जैक्टली रिपीट नहीं करते, आज मुख्तलिफ कहानियां सुनाते हैं। जी सर। का फायदा ये होगा कि ग्रुप 1 वाले जो आज ज्वाइन नहीं कर सके किसी वजह से, मतलब मैंने उनको भी कहा था कि आज भी आना चाहें तो आ जाएं। आप लोग किसी भी ग्रुप में आ सकते हैं, 2 ग्रुप्स में सकते सर, हैं। हाँ जी, सहरिश जेम्स का मुझे मैसेज आ रहा है। वो कॉल ज्वाइन करना चाह रही है लेकिन उसको ऑप्शन नहीं शो हो रही ज्वाइन यार कॉल की। मैं क्या करूं बताइए। आप है ना, आप जी। आप मैं तो आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी। वो अपने कंप्यूटर को दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश करे, लिंक तो सबके पास जी। है। हम्म। तो ये मसाइल वाले मसाइल हैं। ये मसाइल तो नहीं आने चाहिए अब कि मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, मेरा माइक काम नहीं कर रहा, मेरा कैमरा का काम नहीं कर रहा, या मेरा, अब ये इनका तो जेन्युइन प्रॉब्लम है इन दी गल्फ कंट्रीज। तो ये व्हाट्सएप को भी उन्होंने बंद किया हुआ है। असल में ये ऊंट पे बैठने वाले जो है ना, इनको जहाज में नहीं बैठना चाहिए, इनको ऊंट पे ही सफर करना चाहिए और उसी तरह से रहन सहन रखना चाहिए जैसे 1400 साल पहले था। स्टोन एज में रहना चाहते हैं और स्टोन एज में ही रहेंगे ये सारी उम्र। आ, आपका क्या नाम है, भूल जाता हूँ मैं, सॉरी। तलाल नहीं, तलाल तो नहीं है आपका नाम ना? मेरा नबिया। तलाल, तलाल जी। तो ये और या ये 4 किताबें हैं जो मैंने अपने खून पसीने से लिखी हैं कैलकुलस के बारे में, और इनमें से 3 को तो हम कवर कर लेंगे इस वर्कशॉप के अंदर। हाँ एक सर, आपने मैथमेटिकल मॉडलिंग की किताब का जिक्र किया था कल के सेशन में। हाँ जी, तो अगर वो आप मुझे ईमेल करें, मैं वो मैथमेटिकल मॉडलिंग की किताब को ईमेल कर दूंगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उस किताब, काफ़ी महंगी किताब है, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ये जो मेरी सेकंड किताब है ना, ये पूरी इसी चीज़ के ऊपर है, प्रॉब्लम, मैथमेटिकल मॉडलिंग पे। हाँ जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसके आगे मुझे लिख देना चाहिए, मेरे ख्याल में आपने अच्छा मुझे याद करा दिया, मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसको तकलीफ हो रही है। अच्छा, इसको मैं ख्याल में यहाँ से मैं करूँगा तो फिर ये मैथमेटिकल मॉडलिंग। बेसिकली हमारे यहाँ जो हमारा करिकुलम है पाकिस्तान के अंदर, या जो बाकी और जगह का करिकुलम है, तलाल हमारे साथ एक कोरिया से पीएचडी स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया हुआ है। इस सेशन में सर, हमारे रिसेंट जो सेशन हाँ चल रहे हैं उनमें ग्रुप 1 में। हाँ
इससे पहले भी थे कोरिया से और अब भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, और कोरिया इस वक्त आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। जी उसकी बिल्कुल। वजह ये नहीं है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा अमेरिका ने लिया हुआ है ना, तो उनकी आर्म फोर्सेस पर जो उनका बजट खर्च होता है, उसकी रेशो जो वो डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, वो सारी बातें, उनका एजुकेशन सिस्टम इज वेरी पैथेटिक। आपको ये ये सुन के हैरानी हो। साउथ कोरिया। जी जी, साउथ कोरिया की बात हो रही है। बड़े ट्रेडिशनल लोग हैं वो। अच्छा, वो लेकिन जैसे होता था। काफी टेक्नोलॉजी में तो वो आगे निकल चुके हैं, रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी ये में। बहुत बहुत आगे हैं, मतलब वो compete करते हैं। ताइवान बहुत आगे है। ताइवान का भी ये है, साउथ कोरिया का भी ये है, और कौन सा मुल्क है यहाँ पर? आ, हांगकांग। हांगकांग नहीं, हांगकांग तो अब चाइना के अंदर। चाइना। सिंगापुर, सारे मुल्क जो हैं जिनको अमेरिका के जेर साया उन्होंने तो मैं आपको ये बता रहा था कि मेरी सेकंड किताब, हमारे कोर्सेज में, पाकिस्तान के मैथमेटिक्स के कोर्सेज में और बाहर के मुल्कों में, इंक्लूडिंग कोरिया, चाइना, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने ये किताब लिखते हुए बेतहाशा किताबें मंगवाई और ख़रीदी। और मुझे ये देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि सोशल मीडिया पे जो अवेलेबल है एप्लीकेशंस, उसमें भी आप देखें कि आपको ज़्यादातर जो चीज़ें नज़र आएंगी वो ये है कि या तो आ, खान एकेडमी में तो वो ज़्यादातर कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे वेव इक्वेशन है, बहुत मशहूर इक्वेशन है वेव इक्वेशन। तो वो उसकी कहानी सुना देते हैं और आगे उसको इक्वेशन के साथ रिलेट नहीं करते, इक्वेशन कैसे डिराइव हुई इसका जिक्र नहीं करते। या दूसरी एक्सट्रीम है एमआईटी वालों की, कि वो इक्वेशन लिख देते हैं, उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरी जो किताब है, बेसिकली दिस इज ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग, के किस तरह से हम एक फिनोमिना को समझकर, उसको समझकर किस तरीके से हम उसका मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं। बिल्कुल। इस और इंजीनियरिंग में तो हमारे सर टोटल मैथमेटिकल मॉडलिंग ही इन्वॉल्व होती है। जी जी, तो ये सारी की सारी किताब इसी चीज पे लिखी हुई है। ये जो किताब है, पहली किताब, ये हम पहले महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और उनको हम आ, एक ही तरीके से, एक ही टेक्निक से, जो कि ग्राफिकल टेक्निक है, विजुअलाइजेशन जिसमें हो सकती है, उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ नज़र भी आता रहे जो कुछ आप कर रहे हैं। आपने किताबें देखी होंगी, मेरी पहली किताब तो आपने देखी होगी, आपके पास है। जी उस बिल्कुल। उसमें आपको फॉर्मूलाज या उसमें आपको नोटेशन, सिग्मा, गैमा, ये नज़र नहीं आती, लगता है स्टोरी बुक है। बिल्कुल ऐसा ही, और बड़ी कलरफुल बुक है। हाँ जी, वो सारी डायग्राम मैंने अपने हाथ से बनाई हैं। अच्छा, ये जो किताब है, ये पहली किताब है, ये दूसरी किताब है, ये तीसरी किताब है। ये बेसिकली है कि डिफरेंशियल कैलकुलस जब इजाद हो रहा था, न्यूटन वाज द फादर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आ, किन ज़रूरियात के तहत क्या मसाइल उसको तंग कर रहे थे, जिनकी वजह से उसने डिफरेंशियल कैलकुलस को इजाद किया। बेसिकली वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके सामने था, वो ये था कि ये ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूमती है। पहले तो खैर ये ख्याल था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती नहीं है, इसलिए कि हम अपनी नज़मों में यही बताते हैं ना बच्चों को कि सूरज निकलता है, और नज़मों में भी और
बाकी और लिटरेचर के अंदर भी कि सूरज निकलता है, सूरज गुरूब होता है, लेकिन दरअसल हमारी ज़मीन घूम रही है। तलाल साहब, आप मुझे कोई एक छोटा सा आ, छोटी सी कोई तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आप ये किसी बच्चे को कैसे समझा सकते हैं? मुझे बच्चा समझ लें, 70 साल की उम्र में बुढ़ा आदमी भी बच्चा ही बन जाता है, तो आप ये किस तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि अच्छा क्यों घूमती है? वो न्यूटन को तंग कर रहा था, उसको ये तो पता चल गया था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो तो गैलीलियो के जमाने में ही पता चल गया था, और गैलीलियो के पीछे ये मौलवी लग गए थे पता उसको लगेगा कि तो उस पे उसको क्रिश्चियन। मारने के लग गए जी थे कि वो कहते थे कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये कहते थे नहीं, जमीन तो सेंटर है। जी जी तो न्यूटन के ज़माने में ये चीज़ एस्टेब्लिश हो चुकी थी, और जो ये मौलवी थे वो ये बादल नखास्ता ये बात मान चुके थे। ये मौलवी सब जगह एक जैसे ही जाहिल होते हैं, चाहे कोई ईसाई मौलवी हों, चाहे यहूदी मौलवी हों, चाहे ईरानी मौलवी हों, और चाहे पाकिस्तानी मौलवी हों, और चाहे आपके मिडल ईस्ट के मौलवी हों। तो ये चीज़ एस्टेब्लिश हो गई थी कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, और ये भी इस्टेब्लिश हो गया था कि दिन रात जो हैं वो सूरज नहीं चक्कर लगा रहा होता, बल्कि जमीन अपने मदार पे गर्दिश कर रही होती है। तो तलाल साहब, आप मुझे बड़े सिंपल अल्फाज में, मुझे बच्चा समझ के आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इंट्यूटिवली जस्टिफाई करेंगे इस क्लेम को कि जमीन अपने महवर के गिर्द घूमती है जिससे दिन रात पैदा होते हैं। तलाल, कभी जी आपने सर। सोचा? सर बड़ा ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसके लिए मतलब इसको एक्सप्लेन करना। यार ये तो बड़ी, मतलब बड़ी बुनियादी चीज है। हाँ, जी बिल्कुल, बेसिक साइंस बेहतर साइंटिफिक तो यह प्रिंसिपल्स है हैं। कि हम उसी से चले जाएं, मौलवियों के साथ ही मिल जाएं जाके। इतने कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जी को समझने की जी बजाय बेहतर यही है कि कहा जाए कि नहीं, ये नहीं, सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, जमीन कोई नहीं घूमती। नहीं, इसमें एक आपने एग्जांपल भी कोट की थी कि एक पुराने में आपके लेक्चर सुन रहा था कि यूनिटी के जो म्यूजियम है, साइंस म्यूजियम, वहाँ पे एक जी, इक्विपमेंट वो उन्होंने आपने रखा हुआ है। वो आपने पें, सुना हुआ है। जी जी जी, हाँ पेंडुलम की जी, मूवमेंट से वो साबित करते हैं, प्रूव करते वो हैं कि जी। वो पता नहीं चलता। नहीं, वो उसको भी मतलब उसको भी अंडरस्टैंड या डाइजेस्ट करने के लिए भी आपको बड़ा कह लें कि डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है जी, कि उससे किस तरह से प्रूफ हो रहा है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है अपनी या नहीं? वो भी नहीं। नहीं, स्क्रीन आपकी नहीं आ रही, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग है। हाँ, शेयर स्क्रीन तो मैं कर दूंगा, मैं कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ जिन लोगों ने मेरी स्क्रीन शेयर होती भी नहीं देखी, कि ये मेरी पहली किताब है। जी, हाँ, जो आपने चल पहली वाली तो आप हमारे साथ शेयर कर चुके हैं, जी, एक्साइटिंग ये एडवेंचर। दूसरी किताब है जो आजकल आजकल मैं लिख रहा हूँ, और इसमें मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मैं आपको पता है, जी मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे काफ़ी इसमें ऐसी चीज़ें फेस करने को आ रही हैं जिनकी मुझे समझ नहीं है बिल्कुल भी। और जब मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ और अपने दोस्तों से पूछता हूँ, अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ, और जब वो चीज़ मुझे समझ आ जाती है, तो फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा यार, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से। जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़मीन अपने महवर पे घूमती है। अच्छा चलें, ये बता दें, अच्छा अब वो महवर पे क्यों घूमती है इसको ज़रा छोड़ दें, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल हो जाएगा। आ, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। न्यूटन को ये चीज़ तो पता चल गई थी कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। अब गैलीलियो सवाल, के एक्सपेरिमेंट से या गैलीलियो हाँ, के मैथमेटिक्स से। सवाल यह है कि ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूमती है? तो जो वो फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स। ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसने दरियाफ्त किया था
तो वो आखिर उसने कैसे दरियाफ्त किया था, और उसकी जो मैथमेटिक्स थी, डिफरेंशियल कैलकुलस था उसके अंदर, वो क्या था? अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे दलाल साहब कि गर्मियां सर्दियां क्यों होती हैं? जो सीजन्स चेंज होते हैं या वेदर चेंज होता है, नहीं, ये भी आप लाहौर रिलेटिव फिर मोशंस की वजह से। नहीं, सपोज लाहौर में है या दुबई में है आप, तो दुबई में तो जून के महीने में बड़ी सख्त गर्मी होती है। जी, 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। हाँ जी, आप मेरे ख्याल फ्राई कर सकते हैं एक प्लेट। जी, हाँ। मेरे अच्छा, से ये कुछ लोग। कि सर्दियां, जमीन का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है, ठीक है, सर्कल नहीं है, एलिप्स। सर्कल नहीं है। तो वो कभी सूरज के करीब आ जाती है, कभी सूरज के दूर चली जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये इस वक्त हमारे साथ नबिया है ना? नबिया, जी। अच्छा अब ये बताओ कि जमीन जब सूरज के गिर्द घूमती है तो कभी वो दूर चली जाती है, कभी वो करीब आ जाती है। ये लाहौर में या दुबई में गर्मी सर्दी क्यों होती है? बोल दो यार, तुम सोच रही हो तो सोचते सोचते बोलती जाओ। जैसे जमीन एक एक तो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, एक जमीन अपने एक्सिस में भी घूम रही है। वो एक्सिस की जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट क्या है करो? अपने एक्सिस ना के ना अराउंड, ना ना उसकी ना वजह से सर्दियां ना गर्मियां। ना ना ना। यार कॉम्प्लेक्स मत करो प्रॉब्लम को, एक्सिस की वजह से घूमने से दिन रात होते हैं, उसको इस वक्त इसके बीच में ना लाओ। ये हमारी टेंडेंसी होती है टीचर्स की भी और स्टूडेंट्स की भी, कि दे ट्राई टू मेक प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स। उसको अलग रखो ना, वो उसका इससे ताल्लुक नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, कभी करीब आ जाती है, कभी दूर चली जाती है। तो दुबई के अंदर गर्मियों में इतनी गर्मी क्यों होती है और सर्दियों में इतनी सर्दी क्यों होती है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। तुम एक्सिस का जिक्र क्यों कर रही हो? गर्मियों में सूरज के ज्यादा करीब आ जाती होगी दुबई वाली साइड, और सर्दियों दुबई में वाली दूर चली जाती। दुबई वाली साइड कोई नहीं है। जमीन का और सूरज का फासला इतना ज्यादा है कि तमाम साइडों का फासला बराबर है। अच्छा, मिस जेम्स भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है पूरा इनका? सहरिश जेम्स। चेरिश जेम्स। चेरिश, आप बताएं कि सर्दियां गर्मियां क्यों होती हैं? हाँ, देखें, आप जो सोच रही हैं वो बोलती जाए ना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सोच के जवाब दे दें, मैं आपकी सोच देखना चाह रहा हूं कि वो क्या सोच है जिसके तहत आप ये जवाब देने की कोशिश करेंगी। इसलिए आप ये इसका जवाब 2+2 4 नहीं है मुझे चाहिए। जी, बताइए। मिस जेम्स, आप प्लीज बोलती जाए ना साथ साथ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। सर्दियाँ गर्मियाँ क्यों होती हैं? मौसम के जी, बदलने की वजह से। हाँ जी, क्या होती है वजह? सूरज, आई डोंट नो सर। नहीं, सूरज का आई एक स्पेशल। डोंट, दिस इज नॉट जी। एन आंसर। आपको कई चीजें पता नहीं होंगी, लेकिन हम कई चीजें डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो का मतलब यह है कि आई डू नॉट वांट टू नो। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपनी इंट्यूशन, और कल के लेक्चर में मैं यही बात कर रहा था कि आइंस्टाइन ने यह कहा था कि मैथमेटिक्स ज्यादातर इंट्यूशन पे डिपेंड करता है, कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। तो उसको इस्तेमाल करें और जवाब देने की कोशिश करें। आप अगर फर्ज करें अपने किसी दोस्त के घर जा रही हैं और पहली दफा जा रही हैं, तो आपको उनका रास्ता मालूम नहीं है। अब उससे आप ये कहें मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती इसलिए कि मुझे तुम्हारा घर का रास्ता मालूम नहीं है, तो रास्ता मालूम करने की कोशिश करें, कोशिश करें ना।
क्या आई गेस सर कि वो अपनी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे जो रिवॉल्व करता है उसकी जो है यार फिर मैंने अभी आपसे कहा था, रबिया से कहा था कि दो चीजों को मिलाने की कोशिश ना करें, प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश ना किया करें। एक फिनोमेना दिन रात का है कि जमीन अपने एक्सिस पे घूमती है, एक फिनोमेना ये है कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है इलिप्स में। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि गर्मियां सर्दियां क्यों होती हैं, उसका एक्सिस पे घूमने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप बेवजह, मैं सवाल एक पूछ रहा हूं, आप कह रही हैं कि तुम्हारे नाक पे मक्खी क्यों बैठी हुई है, तो ये बिल्कुल ऐसी बात है। गर्मियां सर्दियां क्यों होती हैं बताएं जी। देखें सैरिश, मैंने टेम्परेचर। आपसे कहा कि आप जी सर, सोचती भी जाएं बोलती भी जाएं। टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। तो यार वो बात तो वही, सवाल को तब्दील कर दिया आपने। टेम्परेचर गर्मियों में ज्यादा क्यों हो जाता है, सर्दियों में कम क्यों हो जाता है, सवाल तो वहीं का वहीं रहा। मैं आपसे पूछूं कि मोर खूबसूरत क्यों होता है, आप कहें मोर खूबसूरत नजर आता है। अब ये जवाब तो नहीं है उसका। यस मैं सर आपसे पूछूं इलिप्स कि के जब मेजर एंगल की मेजर जो सेक्टर होता है उसकी तरफ जब जाएगा तो फिर सर्दियां हो जाएंगी और नहीं, आप माइनर। मेजर छोड़ दें, आप मेजर माइनर को छोड़ दें, आप सीधे साधे अल्फाज में बात करें। मैथ्स की टर्मिनोलॉजी छोड़ दें, आप सीधे साधे अल्फाज में बात बताएं। गर्मियों में दुबई में गर्मी क्यों होती है और सर्दियों में वहां पे टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है। इसमें जो आप सोच रही हैं वो भी साथ साथ बोलती जाएं और बताती जाएं, बोलिए जी। यार सोचती जाओ और बोलती जाओ, मैं कह रहा हूं खामोश नहीं बैठो। सूरज का डिस्टेंस जमीन से कम ज्यादा होने की वजह से। नहीं, कम होने से क्या होगा। कम होने, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो गर्मी उस जगह पे गर्मी ज्यादा होगी। जितना सूरज से डिस्टेंस दूर होगा जमीन का जरा उतनी सर्दी आहिस्ता, ज्यादा। हाँ ट्रेन नहीं चला, ट्रेन ना चलाएं प्लीज, ट्रेन ना चलाएं, आहिस्ता। मुझे तो आपकी पूरा सेंटेंस आप बोल गई, मुझे तो समझ ही नहीं आया आपने क्या। जरा थोड़ा सा आप अपने को स्लो डाउन कर लें। अब बताएं गर्मियां सर्दियां क्यों होती हैं, बताइए, आराम से बताइए। सूरज और जमीन का जो डिस्टेंस है कम ज्यादा होने की वजह से। अगर सूरज और जमीन का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो सर्दी होगी, और अगर कम होगा तो गर्मी होगी। जितना कम डिस्टेंस होगा सूरज और जमीन का उतनी ज्यादा गर्मी होगी। अच्छा, ये सवाल मैंने तकरीबन पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स करते हुए पूछा, जिसमें पीएचडी स्टूडेंट्स भी थे और जिसमें पीएचडी के मतलब जिनको पीएचडी मिली थी वो भी थे। तलाल साहब, आप का जवाब ये ठीक कह रही हैं, ये आप एग्री करते हैं इससे तलाल। सर डिस्टेंस तो सेम रहेगा अर्थ नहीं, और सेम नहीं अर्थ। करता, डिस्टेंस चेंज होता है जी, बिलियंस ऑफ माइल्स में चेंज हो जाता है। यार वो आप जरा सर्च करें ना सैरिश, और जी सर। आप दोनों नबिया, आप दोनों जरा सर्च करें ना जी। गूगल पे कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ इन जुलाई एंड इन इन जनवरी, दोनों को सर्च करें, अभी पता चल जाता है कितना डिस्टेंस होता है। गूगल पे सर्च करें जरा। तो तलाल आप जरा बोलते जाएं, आप क्या कह रहे हैं जितने सर ये सर्च कर। मैंने भी अभी गूगल पे सर्च किया, उसमें जो अर्थ की मोशन है उसकी वजह से कह लें कि जो और दूसरा उसके जो अर्थ की शेप है एलिप्टिकल शेप है उसकी वजह से। नहीं यार, आप डिस्टेंस की बात कर रहे थे ना। जी जी, डिस्टेंस ये ना तो करें ना, अर्थ डिस्टेंस और हम सन के दरमियान सेम सेम रहना चाहिए। सेम नहीं रहता ना यार, वो तो मैं कह रहा हूँ इनसे कि वो निकाल लें, इनसे जरा बता दें जल्दी से निकाल के कि जुलाई में अर्थ का फासला कितना होता है, जून में या जुलाई में, और जनवरी में कितना होता है फासला, वो तो पता चल जाएगा अभी।
अभी गूगल कर लें, पता चल जाएगा। डू इट नाउ। जी, ये आम जनवरी कह के आप चुप जनवरी क्यों हो में जाती हैं? जनवरी में रिकैप हम लोग 3% क्लोजर होते हैं सन से। रफली 3 मिलियन माइल्स बनते हैं। रफली 3 मिलियन माइल्स जनवरी में क्लोज होते हैं? क्या कह रही हैं आप? सर ये एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसमें हाँ कर दें स्क्रीन शेयर। एक इन्होंने एनिमेशन के थ्रू दिखाया है। नहीं, मुझे एनिमेशन नहीं चाहिए, मुझे डिस्टेंस चाहिए। ना ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डिस्टेंसेस बता दें। नहीं देखिए, मैं वजह नहीं पूछ रहा आपसे, मैं डिस्टेंसेस पूछ रहा हूँ। दिस विल कॉम्प्लिकेट थिंग्स। ठीक है, ये मुझे डिस्टेंसेस बताएं सिर्फ। डिस्टेंस चेक कर लेते हैं सर। जी, ये तो फिर आप जवाब निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्मियां सर्दियां क्यों होती हैं। हम तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि डिस्टेंसेस कम होते हैं या ज्यादा होते हैं गर्मियों में और सर्दियों में। सिर्फ डिस्टेंस को सर्च करके बता दें मुझे। सीजन वाइज। हाँ नहीं, जून में सीजन के हवाले से ना पूछें, आप पूछ लें जून में उसका फासला कितना होता है जमीन का सूरज से, या जुलाई में। जनवरी में आ रहा है 147 मिलियन किलोमीटर और जुलाई में 152 मिलियन किलोमीटर दूर हो जाता है अर्थ। गर्मियों में दूर चली जाती है या करीब आ जाती है? दूर चली जाती है, 152 मिलियन किलोमीटर हो जाता है जुलाई में या जून में, तुम क्या और बात जनवरी कर, में 147 मिलियन। मतलब और करीब अगर हो जाए तो और ज्यादा सर्दी हो जाएगी है? इसका तो यही मतलब हुआ ना? जी दलाल दलाल, ये सर तो गड़बड़ हो जी गई। अगर जी, हम करीब चले गए सूरज के, वो तो हम ज़्यादा कहते हैं ना क़यामत के दिन सूरज सवा नेज़े पे आ नेज़े पे जाएगा। होगा। जी जी, आपने तो फिर गर्म कपड़े पहने हुए होंगे बहुत ज्यादा। हाँ, बिल्कुल, ये इससे तो फिर यही बात साबित होती है। तो ये तो मतलब बड़ी उल्टी बात है। आपने, मेरे ख्याल में आपने गूगल पे सर्च नहीं किया सही तरीके से, या पढ़ा नहीं है। सर ये मेरे सामने खुली हुई थी, मैं वहां से देखकर बताया है। अब खुली हुई है चीज, तो तुम ये बताओ कि तुम अगर सूरज के अंदर तुम्हें डाल दिया जाए तो तुम जलोगी या तुम्हें ठंड लगेगी? जल जाऊंगी। तो फिर यहाँ से कह रही हो नहीं सर्दी लगेगी। देखें ये पेडागोजी, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में ये सवाल पूछा है और इसका एग्जैक्ट यही जवाब दिया गया है। लेकिन फिर पीछे से थोड़ी देर के बाद एक आवाज आती है किसी स्टूडेंट की कि जब गर्मियों दुबई में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दियां हो जाती हैं। बिल्कुल, तो ये तो यार मसला गड़बड़ हो गया ना फिर। अब वो सर पोल्स आ जाते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल, आपका समर सीजन और फिर वही बात, नॉर्थ और साउथ को बीच में क्यों ला रहे हैं आप? हम क्योंकि तो भाई ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। जी जी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में समर सीजन जो होता है वो दिसंबर में होता है, और विंटर सीजन ये जून ये जुलाई में ये होता क्या है। चक्कर है? इसकी क्या वजह है? देखें ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा था, ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा था वो मैंने इसलिए पूछा था, ये आपको बताने के लिए पूछा था कि कई कॉमन सेंस की चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है जी बिल्कुल। और हमने कभी उन पर सोचने की कोशिश ही नहीं की। हमारे टीचर्स ने कभी उनको हमें रैशनली, इंट्यूटिवली, कॉमन सेंस के जरिए से उनका जवाब निकालने की तौफीक ही नहीं दी। तो मैंने आपको एक, यानी ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम तो नहीं, तो बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि कोई जमीन दूर जा रही है तो सर्दी
सर्दी कम होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, और करीब आ रही है तो सर्दी बढ़ती जा रही है। और बात ऑस्ट्रेलिया में उल्टा हो रहा है हिसाब किताब। बिल्कुल। ये तो दिस शुड बी अ शॉक टू यू। जी सर। हाँ, बिल्कुल। तो मैं अपनी किताब में यही करूंगा, और पहली किताब में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी, कि मैं इस तरह के सवाल फॉर्मुलेट करूंगा जिससे आपको एक शॉक पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। यार ये कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता था। एक हाँ, डाउट क्रिएट हो, फिर क्यूरियोसिटी डेवलप हो। डाउट नहीं, एक सरप्राइज क्रिएट हो, सरप्राइज। जी जी। और एक आपका दिमाग जो है वो एजिटेटेड हो जाए, ये और आप लॉजिकल किस तरह से हो बारे सकता में है ये चीज। इसके बारे में तो मैं रात को सोचूंगा जब तक मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे यही नहीं पता कि गर्मियां सर्दियां क्यों कैसे होती हैं। हाँ, अच्छा, न्यूटन का प्रॉब्लम ये था कि आ, ये जमीन सूरज के गिर्द घूमती क्यों है। ठीक है, इन फोर्सेस की वजह से। किसकी वजह से? फोर्सेस की वजह से। फिर न्यूटन ने वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल नहीं यार, ये देखो नाम लेने से तो बात नहीं बनती ना। अब मैं तुमसे कहूं कि एक लड़का लड़की की तरफ क्यों खींचता है या अट्रैक्ट होता है, तो उसकी कोई वजह होती है ना। अब ये यहाँ पर जमीन और सूरज का क्या रिश्ता है? बिल्कुल। एक फोर्स है बताएं। उनके दरमियान, एक फोर्स है। वो है, ओहो यार, वो सर फोर्स क्यों बचपन है? में कुछ ऐसे ही बताया गया था कि उस अर्थ के बीच में कोई मैग्नेट है, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा यार होती है। मैग्नेट मैग्नेट देखना, ये जब आप हमें लोगों को सिखाने आप के लिए तो ऐसे अल्फाज यूज किए गए थे, लेकिन इसमें कोई सेंस नहीं बनती वैसे। नहीं, कोई सेंस नहीं बनती जब तक आपको रैशनली सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप किस तरह से इसका फैसला कर सकेंगे? देखें, न्यूटन ने दो चीजें देखी थी, बल्कि तीन चीजें देखी थी। उसने एक चीज तो ये देखी कि सेब उसके सर पे गिरा। ठीक है, बिल्कुल। और ये वाकया इस वजह से हुआ था कि वो सेबों के एक बाग में कुछ अरसे के लिए सोचने के लिए चला गया था। अच्छा, उसी वक्त उसने देखा कि चांद निकल रहा है, और उसको पता था कि चांद जमीन के गिर्द घूमता है। ठीक है, ठीक है। चांद जमीन के गिर्द। जी जी हाँ जी, ठीक है। चांद जमीन के गिर्द घूमता है। और उसके बाद उसने एक बच्चे को देखा जिसने गेंद ऊपर फेंकी, वर्टिकली ऊपर फेंकी, और वो नीचे आ गई थोड़ी देर के बाद। जी। तो उसने ये किया कि इन तीनों फिनोमेना को रिलेट करने की कोशिश की कि ये तो हो सकता है एक ही फिनोमेना हो और उसकी मुख्तलिफ सूरतें हमें नजर आ रही हों। और इन तीनों फिनोमेना की उसने एक कॉमन वजह सोचने की कोशिश की, विच वॉज कॉल्ड, कि उसने ग्रेविटी दरियाफ्त की। अच्छा, ग्रेविटी कहां से आती है, क्यों आती है, इसका जवाब तो न्यूटन ने नहीं दिया, लेकिन उसने इस चीज का जवाब दिया कि ग्रेविटी कितनी होती है दो बॉडीज के दरमियान। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। जी। उसने इसका जवाब दे दिया। इसका जवाब वो नहीं दे सका कि ग्रेविटी की असल वजह क्या है। देखे ना, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूं कि हमारे स्कूल में 7वीं 8वीं जमात में हम जब पढ़ते थे, तो उस जमाने में प्राइवेट स्कूल था, लेकिन प्राइवेट स्कूल इस तरह का नहीं था जिस तरह के आजकल के प्राइवेट स्कूल हैं। इट वाज अ मुस्लिम मिशनरी स्कूल। हाँ, जी। उस जमाने में देखें, मुस्लिम मिशनरी स्कूल मदरसे नहीं होते थे। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। हाँ, वो बकायदा अंग्रेजी की भी तालीम देते थे, साइंस की भी तालीम देते थे। उसमें गरीब बच्चों की फीस माफ होती थी। मैं उन्हीं गरीब बच्चों के साथ
मैं भी कोई अमीर आदमी के बच्चा तो नहीं था। मेरी तो फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 3 महीने का था। मेरी मदर फिलॉसफी की प्रोफेसर थी और उन्होंने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ या आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कोई चीज़ सीखना चाहूँगा तो मैं सीख सकता हूँ। मैं अगर कोशिश करूँगा तो मैं सीख जाऊँगा। और ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है। हाँ जी, आई कैन डू इट। जी खास तौर पे व्हेन आई वाज 60 इयर्स ओल्ड, तो मुझे लम्स से, मैं प्रोफेसर था लम्स में, 15 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया। इससे पहले यूईटी में मैंने 20 साल काम किया था और वहाँ से अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी। हाँ, तो लम्स में मैंने काफ़ी काम किया। अब चले, मैं ज़्यादा डींगे नहीं मारना चाहता कि मैंने क्या 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 काम किया, लेकिन थोड़ा बहुत किया काम। तो मुझे एकदम से उन्होंने डिसग्रेसफुली वहां से निकाल दिया। हाँ जी, कैन यू बिलीव इट? 15 ईयर काम करने के बाद। हाँ, आपको आपको हैरानी इस बात पे हो रही है कि 15 साल के बाद क्यों निकाल दिया? आप पहले पहले साल ही निकाल देते हैं। हाँ? ये कहना चाहती हैं आप? हाँ, नहीं सर, वो फिर क्या कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि 15 ईयर किसी ने, मतलब आपने वहाँ पे सर्व किया तो फिर क्यों निकाला गया? यार ये तो कोई सवाल नहीं है। अगर मैंने 15 साल झक मारी थी फिर तो वाकई मुझे 1 साल के बाद ही निकाल देना चाहिए था। लेकिन अगर मैंने वहाँ कोई कंट्रीब्यूशन की थी, और आपको ये सुन के हैरानी होगी और आप एंजॉय करेंगे कि उसके बाद मैंने जब मुझे निकाला गया तो आई वेंट इनटू डिप्रेशन। और मैं सबको बताता हूँ कि आई वेंट इनटू एक्यूट डिप्रेशन। अब जब इस तरह से किसी को 60 साल की उम्र में धचका लगता है ना, तलाक, बिल्कुल तो सर। एक ये दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो ये होता है कि आप ये रोते रहें कि मुझे क्यों निकाला, बिल्कुल बिल्कुल, आप उस माजी को ही रिग्रेट रोते करते रहे, रहें। रिग्रेट वाले फेज में आ जाए आप। हाँ, जैसे हम अपने इस्लाम के मादी का रोना रोते रहते हैं ना कि हमने इतने साइंसदान प्रोड्यूस किए, हमने इतनी शानदार। और जंग। जी जी यार अब की बिल्कुल बात करो, उस पुराने जमाने को भूल जाओ। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें ये चीज जो है कि पुराने जमाने को भूल जाओ, वो भूलता भी नहीं है ना। अगर वो उसको ना भुलाएं तो फिर मजा नहीं आता ना। फिर सही, हमें कोशिश करनी पड़ेगी ना फिर कि अपने पाँव पे फिर खड़े हो जाएं। वो सर इसीलिए गालिब ने कहा था ना, यादें माजी है, अजाब है यारब। अच्छा, अब आपने गालिब की बात याद करवा दी, तो मैं आपको एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी सुनाता हूँ कि आप इस वक्त जब मुझसे बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए से, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। बहुत हद तक जो क्रेडिट जाता है वो पता है किसको जाता है? फिक्शन को सर, लिटरेचर को और फिक्शन को। नहीं नहीं, लिटरेचर को नहीं यार, लिटरेचर की बात नहीं हो रही है। सर फिक्शन, जितना जितनी भी नहीं साइंटिफिक इजादात हुई हैं, इन्वेंशंस हुई हैं, वो नहीं नहीं फिक्शंस। नहीं 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 नहीं, कोई बात हो रही थी ना कि या तो आप अपने माजी को बैठ के रोते रहें या आप सोचने की तरफ तवज्जो दें। जी जी। उसके हिसाब से क्रेडिट किस बंदे को जाता है? एक बंदा बताएं जिसको क्रेडिट जाता है। इस साइंटिफिक डेवलपमेंट्स का, इन्वेंशंस नहीं का, इनोवेशंस नहीं का। नहीं, हम जब हम मुगलिया एम्पायर जब खत्म हुई जी जी। तो उसके बाद। बाद मुसलमानों का शेवा यही था कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और बहुत कई सौ साल से वो हुकूमत कर रहे थे मुसलमान। वो जी उन्होंने बहुत बुरी तरह सप्रेस किया और हिंदुओं को उन्होंने ऊपर आगे लेकर लाने की आए। कोशिश जी। की। तो अब मुसलमानों के पास क्या रास्ता था? वो रोते रहे यही रोते बैठकर। हुए। जी बिल्कुल। तो वो कौन बंदा था सर जिसने, सैयद, सर सैयद अहमद खान। हाँ देखे ना, यही तो गलतफहमी है। अच्छा। तो सर आपको ये सर बात पता नहीं है और ये हिस्ट्री में हम लोगों को कहानी नहीं सुनाते।
सर कि हमने सर तो यही सैयद, पढ़ा है कि सर सैयद ने ही मुसलमानों को दोबारा मैं एजुकेशन की तरफ। मैं आपको बताता हूँ ना सर सैयद का, कि सर सैयद भी उन्हीं मुसलमानों में शामिल थे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, सर सैयद की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सर सैयद भी उन्हीं मुसलमानों में शामिल थे जो ये कहते थे कि हमारा जो याद माजी अजाब है यारों। हाँ, जी जी तो उन्होंने ये किया, सर सैयद इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने ये किया कि इंटेलेक्चुअल आदमी भी थे, हार्ड वर्किंग भी थे, सोचने वाले भी थे, कि उन्होंने जो मुगलिया आर्किटेक्चर था उसको, उस पे एक किताब लिखने की कोशिश की। जी और उस किताब लिखने के लिए वो जो इनके मिनरेट्स थे मुसलमानों के आर्किटेक्चर में, शाही मस्जिद थी, शाही किला था, उनके ऊपर चढ़ के उनकी मेजरमेंट्स ली, वो सारा कुछ किया। इसके अलावा उन्होंने एक और किताब लिखी, आईन अकबरी। ठीक है। ये अकबर ने जो आईन बनाया था वो मजहब एक वो बनाया था वो कितना जबरदस्त था। तो ये बातें तो बिल्कुल सही थी, ये रिसर्च तो होनी चाहिए कि मुसलमानों ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की, लेकिन उनको आगे भी लेकर चलना चाहिए। इसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि आप फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, बिल्कुल। जो अच्छा, आप ये जो किताब थी, सैयद अहमद खान ने सोचा कि मैं किस तरह से इनको रिव्यू करवाऊं, ठीक है। मतलब किसी खुशामदी से अगर वो रिव्यू करवाते तो उसने तो बस फिर तारीफें ही तारीफें लिखनी थी उनकी। क्रिटिकल क्रिटिकल एनालिसिस के लिए। हाँ जी, क्रिटिकल एनालिसिस तो वो बंदा कर सकता है जो सर सैयद से ज्यादा इंटेलिजेंट हो। बिल्कुल नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट। आपके ख्याल में उस जमाने में सर सैयद से ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी कौन था? और मुसलमान भी था। हाँ, शायद अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल तो यार पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। नहीं हुए थे। अच्छा। अल्लामा इकबाल को आपने 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 शुक्र है इमरान खान ने कह दिया। जी जी। अल्लामा इकबाल तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, नहीं ये थे। तो उस जमाने 1800 की बात हो रही है। अभी आप पैदा हो गए थे तो ही वुड बी अ टॉडलर, ऐसा शायद हो गए होंगे। 1890 में वो पैदा हो गए थे, ये 1857 या 1858 की बात है जब उन्होंने किताब लिखी। जी, तो आपके ख्याल में उन्होंने किस बंदे को, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और जिसकी सर सैयद बहुत कदर करते थे? अबुल अला मौदूदी। अबुल अला मौदूदी? यार मौदूदी वॉज अ रिएक्शनरी पर्सन। वो तो हमेशा से यही कहते रहे कि ये अंग्रेजी तालीम जो है ये कुरान कुरान का वो होना चाहिए, शरीयत नाफिज होनी चाहिए। ही वॉज अ रेट्रोग्रेसिव मुस्लिम। और मौलाना मौदूदी तो सर्टेनली उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। वो भी नहीं थे। कि आपने उस बंदे का नाम लिया था और अब आपने उसको भुला दिया एकदम से। अच्छा, गालिब, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब। अच्छा। हाँ। बड़ी हैरत हैरत की बात लगी सर ये तो। नहीं, मिर्जा गालिब बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे। आपको ये पता नहीं है, लोग तो समझते हैं उनको कि वो शराबी कबाबी इंसान थे। शराब पीते होंगे, शराब तो अल्लामा इकबाल भी पीते थे, और शराब तो हमारे कायद आजम जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ वो भी पीते थे, ये बात नहीं है। लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे। उन्होंने, सर सैयद ने उनको वो किताबें भेजी कि आप इनको रिव्यू करें। और ये वो जमाना था, ये कहानी आपको आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये वो जमाना था जब ये वो जमाना था जब आ, सर सैयद गालिब का जो उनका बादशाह, मुगलिया बादशाह ने जो स्कॉलरशिप बांधा हुआ था वो खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने।
और उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे। सबसे ज्यादा बड़ी बात तो ये थी कि उनके पास पीने के पैसे नहीं थे। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर किसी आदमी को पीने की बहुत आदत हो और उसके लिए खाने के पैसे भी ना हो तो उसकी क्या हालत होगी। तो वो कलकत्ता गए थे, बॉम्बे गए थे, ये कलकत्ता गए थे। अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था और वहां पर वो सफर जो था वो कई महीनों में तय करके वहां पहुंचे थे। कलकत्ता था या बॉम्बे था, मैं भूल जाता हूं हमेशा। इट वॉज अ बंदरगाह थी, समंदर उसके साथ था। अच्छा, वहां उनकी दरखास्त जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी। तो जब वो वापस आए थे तो फिर उनको सर सैयद की किताबें मिली और उन्होंने उसके ऊपर अपना अपना रिव्यू लिखा। अच्छा, इस दौरान में जब वो सफर करके गए थे और वापस आए थे तो उनका एक ही बेटा था। इससे पहले जो बच्चे पैदा हुए थे वो पैदा होने के कुछ अरसे के बाद ही उनका इंतकाल हो गया था। ये बच्चा जरा बड़ा हो गया था, उनका बड़ा लाडला था, उसका भी इंतकाल हो गया था। अब आप अंदाजा करें एक आदमी की पॉजिटिविटी का कि उसमें कितनी पॉजिटिविटी होगी। उसका खर्चा पानी अंग्रेजों ने शुरू करने से इनकार कर दिया, हाँ, यानी बंद रखा, बंद कर दिया। वो सफर करके गया और वापसी पे जब आया तो पता चला कि उसका एक ही बेटा था और उसकी भी डेथ हो गई। लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी कभी पॉजिटिविटी नहीं खोता, कभी मायूस नहीं होता। बिल्कुल। जो मायूस हो जाता है ना, देखें, मैं मजहब को इतना ज्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन मजहब में एक चीज है कि मायूसी जो है ना वो कुफर है। बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने वो किताबें पढ़ी और उस पर उन्होंने सर सैयद को, अब देखें ना, ये गालिब की बात देखें कि उन्होंने तो रिव्यू लिखना था ना किताब का, हाँ, जी, रिव्यू। तो रिव्यू लिखने की बजाय उन्होंने फारसी में एक नज्म लिख दी और वो उस किताब का रिव्यू था। कैसे मजे की बात है, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, उसमें उन्होंने क्या लिखा, अब आप जरा सुने कि गालिब जो के जिनको हर लिहाज से हालात ने पीस दिया था, उनके घर में पर्सनल ट्रेजेडीज भी हो गई थी, उसके बावजूद उनकी जो तीसरी आंख थी, जो इंटेलिजेंट आंख थी, वो खुली हुई थी, जो बाकी मुसलमानों की बंद हो गई थी, इंक्लूडिंग सर सैयद। उन्होंने वो नज़म में आपको अगर आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा, उनके फारसी के कलाम में है। उन्होंने उन्होंने उस नज़म में ये लिखा, उसका लुब्बे लबाब में आपको बता देता हूँ और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि गालिब जो एक शायर था वो ये बातें कर रहा है। उन्होंने लिखा कि सर सैयद साहब, आप ये किस जमाने का रोना रो रहे हैं, अपने पास्ट को ही पीटे जा रहे हैं, अपने माजी का ही रोना रोए जा रहे हैं। अब वक्त है कि अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आगे की तरफ देखें, पीछे की तरफ ना देखें। ये वो बंदा कह रहा है कि जिसके बेटे की डेथ हुई है और जिसका खाना पीना बंद हो गया है जी। बिल्कुल। उन्होंने उन्होंने गालिब को उस नज़म में, वो नज़म में आपको भेज दूंगा, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी लगा दूंगा। वो नज़म आपको फारसी से, पता नहीं अब फारसी पढ़ाई नहीं जाती, हमारे जमाने में तो फारसी स्कूल में पढ़ाई जाती। सो गूगल पे ट्रांसलेट हो जाती है सर। हाँ, लेकिन वो खुद से पढ़ने वो का जो मजा है। मजा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं कलकत्ता गया था, हाँ, जी। मैं कलकत्ता गया था और मैं अपनी दरखास्त लेकर गया था कि मेरा स्कॉलरशिप बहाल कर दी जाए, हाँ। बिल्कुल। तो वहां में उनके जो ऑफिसर थे उनसे बातचीत करने के लिए, किसी का माइक खुला हुआ है, वहां से शोर आ रहा है। हाँ, तो मैं वहां पर ऑफिस में बैठ के, सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठ के
इंतजार कर रहा होता था, वो कई घंटे इंतजार करवाते थे रोज, और फिर भी मिलना नहीं होता था, और जब मिलना हुआ तो उन्होंने ना कर दिया। लेकिन जब मैं इंतजार कर रहा होता था तो मैं देखता था, पहली चीज जो मैं देखता था और मुझे देख के बड़ी हैरानी हुई, वो ये थी कि ब्यूटीफुल वुमेन वर्किंग एफिशिएंटली इन ऑफिसेस। आपको इसका मतलब पता है क्या है? नहीं सर। मुगलिया जमाने में या मुसलमानों के जमाने में औरत का जो रोल था वो बेसिकली एक वाज अ टूल हाउसवाइफ। फॉर एंजॉयमेंट। हाँ, ये नहीं था कि वो कोई ऑफिस में काम कर सकती है और एफिशिएंटली काम कर सकती है। इसको कहते हैं वुमेन लिबरेशन या वुमेन राइट्स। तो सबसे पहले गालिब ने वुमेन राइट्स की बात की। देखिए जरा। हाँ, अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक और चीज नोट की, जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसने हमेशा औरतों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, इसलिए कि औरत माँ बनती है ना, तो वो माँ अपने बच्चों की तरबियत करती है। अगर वो जाहिल होगी तो उसके बच्चे भी जाहिल होंगे। आप सब लोग मेरे साथ, खास तौर पे नबिया और बाकी लोग जो हैं वो टीचर बनना चाहते हैं, तो आप अगर मैथ अच्छी तरह पढ़ेंगे या कोई सब्जेक्ट भी अच्छी तरह पढ़ेंगे या इल्म हासिल करेंगे, तो आप अच्छी माएँ बन सकते हैं जो अपने बच्चों की सही तरबियत कर सके। अच्छा, दूसरी चीज ये उन्होंने नोट की कि वो सेक्रेटरी जो थी वो थोड़ी देर के बाद कुछ लिखती थी, उसके बाद एक मशीन थी जिसपे टिक 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 इस तरह की आवाज आती थी। फैक्स आप टाइपराइटर, फैक्स मशीन। नहीं, टाइपराइटर तो नहीं, वो था वायरलेस मैसेजेस जो भेजे जाते थे ना। नहीं, वायरलेस नहीं, हाँ, ये जो क्या होता है, उस जमाने में जब शुरू में टेलीकम्युनिकेशन हुआ था तो वो टिक 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 फैक्स। कोड होता था। हाँ, फैक्स तो अभी शुरू हुआ था, पहले फैक्स नहीं था। पहले टेलीग्राम। टेलीग्राम टेलीग्राम, होता बिल्कुल। है। तो टेलीग्राम की मशीन होती है ना जो टिक 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 करके आती है। तो उसने ये पूछा कि ये क्या टिक टिक हो रहा है, तो उसने कहा कि हमारी लंदन से बातचीत हो रही है। उसने कहा आपकी लंदन से बातचीत हो रही है? लंदन से कैसे बातचीत हो सकती है? तो उसने कहा ये मशीन है जो लंदन से बातचीत कर रही है। तो मिर्जा गालिब ने अपनी नज़म में लिखा है सर सैयद को कि ये देखें कि हम तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक किसी से बात नहीं कर सकते, वो तो लंदन से बात कर रहे हैं अपने आप से। तो उन्होंने टेली कम्युनिकेशन की बात की। अब आपको पता है कि टेली कम्युनिकेशन किसी मुल्क की तरक्की के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हाँ, पहली उन्होंने बात की औरतों की लिबरेशन की। दूसरी उन्होंने बात की टेलीकम्युनिकेशन की, जिसका मतलब ये था कि टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सर सैयद अहमद खान को मिर्जा गालिब बता रहे हैं। मिर्जा गालिब जिनको हम सिर्फ एक शायर ही समझते हैं। अच्छा, बिल्कुल। दूसरी बात उन्होंने ये की कि मैं रात के वक्त या शाम के वक्त कलकत्ता में या बॉम्बे में, मुझे याद नहीं रहा अब, मैं वहाँ पे हार्बर पे चला जाता था और मुझे स्टीम शिप्स नजर आते थे। अच्छा, स्टीम शिप क्या होता है? जिसमें से जो स्टीम से चलता है, आग से चलता है। स्टीम स्टीम, इंजन। स्टीम इंजन। और उसमें से चिंगारियां भी निकलती हैं, उसकी जो फनल होती है, जो उसकी क्या कहते हैं, फनल को क्या कहते हैं उर्दू में, जो उसकी जो उसके ऊपर लगी हुई होती है, जिसमें से धुआं निकल रहा होता है, उसमें चिंगारियां भी निकल आती हैं, निकल रही होती हैं, रात के वक्त नजर आती हैं। आपने काला इंजन अगर रात के वक्त चलता हुआ देखा हो तो उसमें से चिंगारियां भी निकल रही होती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो
बहरी जहाज आग के जरिए से, आग की ताकत से चला रहे थे। अच्छा, इसका मतलब है टेली ट्रांसपोर्टेशन। वो पहला टेलीकम्युनिकेशन था, अब ये टेक्नो। आपको पता है अंग्रेज जो आए थे यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, वो इन स्टीम शिप्स पे ही चढ़ के आए थे। जी बिल्कुल। तो स्टीम शिप्स की वजह से ही वो यहाँ पहुंचे थे। और मुगलों को तो कभी ये सोच भी नहीं थी कि समंदर के जरिए से कोई आके उन पे हमला कर देगा। वो तो समझते थे कि पहाड़ों से ही आके लोग हमला कर सकते हैं। सारे बिल्कुल। किला बंदियां तो ऊपर की हुई थी उन्होंने। तो ये उन्होंने कहा कि देखें टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है, आप तो, हम तो सिर्फ कबूतरबाजी करते करते रह गए। अच्छा, चौथी बात जो उन्होंने कही मिर्जा गालिब ने, आप उनकी सोच पर आप कितनी दाद दें वो भी कम है। और वो ये है कि मैंने वहां पे देखा कि हर काम एक कानून के तहत चल रहा है, आ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी ऐसे नहीं है कि बादशाह ने हुक्म दे दिया ये कर दो तो कर दो। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके तहत काम चलते हैं। तो सर सैयद से उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये बातें छोड़ें, ये बहुत अच्छी रिसर्च की आपने आईन अकबरी के ऊपर भी और मुस्लिम मुगलिया आर्किटेक्चर के ऊपर भी, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि मुसलमान कौम जो है वो जागना शुरू करे और जाग कर वो इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश पढ़ के वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की करे, वो औरतों को भी पढ़ने की इजाज़त दे, उनको भी बराबरी का उनके साथ बर्ताव करे, और टेलीकम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में और इंडस्ट्रीज में अपना दिमाग लगाए, साइंस एंड इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में अपना दिमाग लगाए, वो नज़म पढ़ने वाली। उसके बाद सर सैयद की आंखें खुल गईं। देखें, आपने ये कहानी कभी नहीं सुनी होगी। नहीं सर, पहली दफा आपसे सुनी है। नहीं सर। तो अब आप देखें कि हम बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, जो आपने मिर्जा गालिब का जिक्र किया तो मुझे एकदम से याद आ गई, मैंने पहले से वो प्लान भी लम्स का किया। आप बता रहे थे कि लम्स में 60 इयर्स की हाँ एज हाँ में आपको जी। तो मुझे उन्होंने जब निकाला वहां से तो मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल एक नया स्टार्ट लेता हूं जिंदगी में। ठीक है, और नया स्टार्ट लेने का मतलब ये था कि मैंने अपने आप को टीचिंग मैथमेटिक्स के अंदर कुछ एक नया ऐसा सीखना। एक ऐसा फील्ड जो यहाँ पे पहले किसी ने जिस पे एक्सप्लोर नहीं किया था, बाहर भी बहुत कम लोग थे जिन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। तो अब तकरीबन मुझे कोई 25 साल हो गए हैं टीचिंग मैथमेटिक्स और पेडागोजी फॉर टीचिंग पर काम करते हुए। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो तीसरी किताब है उसमें न्यूटन ने ये सोचने की कोशिश की कि ग्रेविटी क्यों है, ये तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन ग्रेविटी कितनी होती है रिलेशन क्या है, ये उसको निकालने की कोशिश की। क्वांटिफाई किया उसमें, फोर्सेस को हाँ, उसको क्वांटिफाई किया। क्वांटिफाई किया। अब हम जरा आगे चलते हैं किताब में। मैं आपको थोड़ा सा आज जरा ज्यादा आगे लेके जाना चाहता हूँ जितना हमने लास्ट टाइम किया था उसकी निस्बत। ये हमारे कंटेंट्स हैं जो हम इस वर्कशॉप में कवर करने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो आपकी मुझे, आपकी स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही। ओहो, मेरी बताया नहीं आपने, पहले ही बताना था मुझे। नहीं, पहले पहले शेयर हो रही थी। आप हाँ, जब वो आपने शेयर की थी ना उसके बाद खत्म हो गई थी ना। अच्छा जी, तो ये हमारा है कि
Why a new book? What is the motivation to write this book? अच्छा, ये आपके सामने एक तस्वीर बनी हुई है, आप बता सकते हैं ये किस चीज की तस्वीर है? सर ये जो दो सूरज बनाए हुए हैं सर्कल के अंदर। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं बड़ा करके दिखा। ये देखें, ये कोई साइंटिफिक मशीन लग रही है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अच्छा, आप सैरिश आप ये मुझे बताएंगी, मैथमेटिक्स पढ़ने और पढ़ाने के लिए लोगों को ये एहसास बहुत जल्दी हो गया था 100 साल पहले कि ये इसके लिए हमें कुछ नए हरबे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पेडागोजी की लेटेस्ट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसका एहसास उनको कब हुआ और कैसे हुआ? जैसे सर सैयद को एहसास हुआ था ना कि हमें टेक्नोलॉजी पे तवज्जो देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे तवज्जो देनी चाहिए। ये जो बादशाहतें हैं आपके मिडल ईस्ट के अंदर अभी तक बादशाहतें हैं, शर्म की बात है वैसे वाकई। ये नहीं होने चाहिए, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों पर तवज्जो होनी चाहिए। तो उन्होंने तो ये तवज्जो दिलाई थी। ये मैथमेटिक्स की रिफॉर्म्स के ऊपर तवज्जो कैसे आई हमारी, ये मैं इसके ऊपर जरा थोड़ा सा आज मजीद आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ये तो मेरी मदर की तस्वीर है जो जिन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा, मैं हाँ, ये देखें जी, ये तस्वीर है, ये तस्वीर दोबारा आपको नजर आएगी। सैरिश, जेम्स, आप ये बताएं कि स्पेस में पहला आदमी स्पेस में किस मुल्क ने भेजा था? तो मेरा ख्याल है आपने नहीं बताना, मैं सैरिश से पूछ। सैरिश, जेम्स, आप तुक्का लगा देना, अगर नहीं पता तो तुक्का लगा दे। सैरिश, आपको आवाज आ रही है मेरी? सैरिश, सर इस वक्त पार्टिसिपेंट्स मेरा ख्याल है 2 ही पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त आपके साथ। रबिया है? यस सर। रबिया, आपके ख्याल में स्पेस में पहले किसने आदमी भेजा होगा? नो आइडिया। यार, मैं ये नहीं सुनना चाहता नो आइडिया। मेक अ गेस, कौन सी सुपर पावर्स हैं जिसने, जो आपके ख्याल में, आप ये तो नहीं कह सकती कि पाकिस्तान ने भेजा होगा? नहीं, आप किसी ये तो नहीं ऐसी कह मुल्क ने सकती। भेजा हाँ, होगा नहीं, जिसने एक मिनट, तरक्की की एक हुई हो। मिनट, आप ये तो नहीं कह सकती कि दुबई ने भेजा होगा? आप सर ये तो नहीं कह सकती कि सऊदी अरब ने भेजा होगा? नहीं। तो कौन सा मुल्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे था और जिसके पास पैसे भी थे, जिसने वो या ब्रिटिश ने भेजा होगा या अमेरिका ने। सर अमेरिका से पहले रशिया जो था साइंस में काफ़ी आगे था, कोल्ड वॉर रशिया जो चली है, तो रशिया और अमेरिका की स्पेस वॉर चल रही थी। और अमेरिका ने जब अपोलो 11 लॉन्च करके चांद पे पहला कदम रखा तो साइकोलॉजिकली रशिया को उन्होंने डिफीट कर दिया था। फिर उसके बाद नहीं, नहीं, स्पेस में आदमी किसने भेजा था? सर मेरा ख्याल है कि रशिया ने ही भेजा था। ये देखें जी, ये मैंने इसकी छुपा दी थी मैंने। यूएसएसआर, रशियन फर्स्ट। अच्छा, मजे की बात, अब ये भी एक कहानी है और इसका डायरेक्टली मैथमेटिकल रिफॉर्म ताल्लुक है। हाँ, जी सर। वो ये है कि अमेरिका में ये प्रोपेगेंडा मशीन बड़ी जबरदस्त थी ना, अभी भी उनकी प्रोपेगेंडा मशीन बहुत जबरदस्त। इनफैक्ट हमारे टेलीविजन जो चैनल्स हैं वो भी प्रोपेगेंडा मशीन ही हैं। बिल्कुल कंट्रोल्ड मीडिया है।
अच्छा, तो वहां पर उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि रशिया जो है वो तो जानवरों का मुल्क है, जहां फैमिली का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहां कोई सोच और फिक्र भी नहीं होती है, जहां साइंस की तरक्की भी नहीं होती, जहां की यूनिवर्सिटियां भी थर्ड क्लास हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। और अमेरिका के अवाम इतने पोले बादशाह थे, इतने इग्नोरेंट थे कि उन्होंने इस पे यकीन कर लिया था कि अमेरिका इज द सुपर पावर और रशिया कुछ भी नहीं है। रशिया ने पहला आदमी, इसका नाम था गैगरिन, ही वॉज द पर्सन हु वॉज सेंट इन स्पेस, और ये इसका मॉड्यूल था जिसमें जिसमें ये म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसमें ये वापस आया था, स्पेस कैप्सूल। अच्छा, मजे की बात ये हुई कि ये पायलट भी था एयरफोर्स का, बाद में एक फाइटर जेट उड़ाते हुए इसकी डेथ हो गई थी, क्रैश हो गया था जेट। इसका नतीजा आप सोच सकते हैं अमेरिका में क्या हुआ। लोगों की तो नींदें उड़ गईं। वो जिस मुल्क को ये समझते थे कि ये तो बदतरीन मुल्क है, ना कोई सोच है ना कुछ है, और इस पे यकीन और ईमान रखते थे, उनको ऐसा धचका लगा कि प्रेसिडेंट कैनेडी, जो उस जमाने में प्रेसिडेंट थे 1961 में, उनको टेलीविजन पे आना पड़ा लोगों को खिताब करने के लिए और उनका गम गलत करने के लिए। वो ऐसा था जैसे अमेरिका की मां मर गई हो। कैन यू इमेजिन तलाल? हाँ, जी सर। कि प्रोपेगेंडा मशीन्स ने तो उनको ये बताया था कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, और वो स्पेस में चले गए। शॉक की कंडीशन में होंगे सर फिर। हाँ जी। तो कैनेडी ने उसमें दो बातें की थी। कैनेडी ने कहा मैं आपसे दो बातें कर रहा हूं, और चाहे रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो, इन दो बातों पे हर सूरत में अमल किया जाएगा, इसलिए कि मैंने दोनों पार्टियों से कंसल्ट कर लिया है। पहली बात तो ये कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम रूस से पीछे रह गए। देखें, अपनी गलती को तस्लीम करना जो है ना, वो बड़े लोगों का काम होता है। बिल्कुल सर, इसको तस्लीम करके ही आपको आगे चलना होता है, रिफॉर्म्स करने होते सर, हैं। आप है ना, जैसे मैं लेक्चर देता हूँ कभी किसी सेमिनार में, किसी यूनिवर्सिटी में जाके, और उसमें मैं कहता हूँ कि हम मैथमेटिक्स में बहुत पीछे हैं, हम सोच में बहुत पीछे हैं, हम थिंकिंग में बहुत पीछे हैं, और वही मिसाल देता हूँ कि गर्मियाँ सर्दियाँ क्या होती हैं, उसका वही जवाब आता है कि सर्दियाँ उस वक्त होती हैं जब सूरज करीब आ जाता है या दूर चला जाता है, जमीन दूर चली जाती है तो सर्दियां हो जाती हैं, जब करीब आ जाती है सूरज के तो गर्मियां हो जाती हैं। फिर मैं उनसे कहता हूं जरा गूगल पे सर्च करना, और वो गूगल पे सर्च करके कहते हैं जी कोई गलती हो गई है गूगल में। लेकिन गूगल में गलती कोई नहीं हुई होती, उनकी सोच में गलती हुई होती है। लेकिन वो ये तस्लीम करने को तैयार नहीं होते वहां के प्रोफेसर्स, इंक्लूडिंग लम्स, कि हमारे पढ़ाने के तरीके या हमारे पढ़ने के तरीके या हमारे समझाने के तरीके, उनमें कोई खराबी है, अपनी गलती तस्लीम नहीं करना चाहते। नबिया ऐसा ही है ना, क्या ख्याल है जी। नबिया? और हाँ जी सर। प्यारिश, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, सर मेरा ख्याल है सैरिश नहीं है, सिर्फ दो ही पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, ठीक है। तो कैनेडी ने कहा कि हम पहली बात तो ये तस्लीम करते हैं कि हम रूस से पीछे रह गए हैं। अच्छा, दूसरी बात उसने बड़ी इंपॉर्टेंट की, और उससे आप अंदाजा करें कि बड़ी कौमें किस तरह से अपनी कमजोरियां छुपाती नहीं हैं, बल्कि उनको उभारती हैं
उनको डिस्कस करती हैं, उनको सबके सामने लाती हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करती हैं। और उसने ये कहा कि हम क्यों पीछे रह गए, इसलिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना कि रूस का है। और ख़ास तौर पे उसने ये कहा कि हमारा मैथमेटिक्स और साइंसेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो रूस के निस्बत निचले तबके के हैं। अब आप देखें, प्रेसिडेंट किसी मुल्क का सुपर पावर का ये एक्सेप्ट कर रहा हो, यहां तो हमारा यूनिवर्सिटी का वीसी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, यहां तो क्लास का एक टीचर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज एक्सेप्टिंग कि हमारा मैथ एजुकेशन पीछे रह गई है और हमें मैथ की रिफॉर्म्स करनी चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है, देखें। हाँ, पहली मैथ की रिफॉर्म्स और साइंस की रिफॉर्म्स अमेरिका में उस वक्त हुई जब उनको शॉक पहुंचा। जैसे सर सैयद ने रिफॉर्म्स करवाई थी ना, सर सैयद ने नहीं, गालिब ने रिफॉर्म्स करवाई थी ना सर सैयद से, कि सर सैयद ने अंग्रेजी तालीम पे तवज्जो देने की कोशिश की थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की थी, मुसलमानों से कहा था कि वो अंग्रेजी तालीम हासिल करें और अंग्रेजी तालीम हासिल करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाएं ताकि वो हिंदुओं का मुकाबला कर सकें, ताकि वो कुछ ना कुछ उनकी हैसियत बन सके। जाहिल आदमी की तो कोई हैसियत नहीं होती। हाँ, बिल्कुल सर, सोशल स्टेटस मुसलमानों का तभी इम्प्रूव हो सकता था जब वो एजुकेशन में कंप्लीट करते। अच्छा अच्छा, तीसरी बात कैनेडी ने ये की कि एक और वादा मैं आपसे करता हूं। 61 में उसने ये कहा कि 10 साल के अंदर हम इंसान को अमेरिकन चांद पे भेजेंगे और वापस लेकर आएंगे, जो कि 69 में मुमकिन हो गया। तो वो मैथमेटिकल रिफॉर्म्स थी जिनकी वजह से अमेरिका इस काबिल हुआ जिसकी वजह से वो आजकल सारी दुनिया में गुंडागर्दी कर रहा है। तो उससे जो उसकी पावर है वो मैथमेटिक्स से डिराइव होती है। हम ये चीज अप्रिशिएट नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब तक ये चीज अप्रिशिएट नहीं करेंगे हम, इसी तरह पीछे रहेंगे, जब तक हम आगे नहीं जा सकते। ये देखें जी, प्रेसिडेंट कैनेडी की ये तकरीर, और ये वो साइन कर रहा है कि 10 साल के अंदर नासा पहला इंसान, अमेरिकन इंसान, एस्ट्रोनॉट वो अमेरिका भेजेगा चांद के ऊपर। चांद की सतह पे वो वॉक करेगा, तस्वीरें खींचेगा, कुछ वहाँ की ज़मीन के सॉइल के सैंपल्स लेगा और फिर हिफाजत से वापस दुनिया में आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट स्मॉल स्टेप था ना, इसको कहते हैं द फर्स्ट स्मॉल स्टेप ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो चांद पे गया था 1969 में। मैं यूईटी में दाखिल हुआ था। आप तो तलाल साहब उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाँ, और ये वो स्पेस कैप्सूल था जिस कैप्सूल के जरिए वो वापस आया था जमीन के ऊपर, और ये आप देख रहे हैं वो चांद पे वॉक करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप ये जरा देखें कि उस जमाने में, ये 1969 की बात है, न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं आपको खबरें दिखा रहा हूं। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरें उस दिन की ले लें, या ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो वाली खबर भी दी थी कि सोवियट्स ने अपने
बंदे को सबसे पहले ये इतनी बड़ी खबर नहीं दी थी उन्होंने जितनी बड़ी ये खबर दी थी 1969 में। ये तो 1961 की बात है ना। ये अगर आपको डेट नजर आ रही है, मेरी तो आंखें कमजोर हैं, कैन यू रीड द डेट? हाँ, इसको मैं और बड़ा कर लूं। ये है 1961। 1961 का न्यूयॉर्क टाइम्स है, और ये है न्यूयॉर्क टाइम्स। ये मैं देखता हूं ये कब का न्यूयॉर्क टाइम्स है। ये है मेरे ख्याल में 69 का होगा। यस, 69 का है। तो इस वक्त ये खबर दी गई थी कि मैन वॉक ऑन द मून। अच्छा, उसी जमाने में तलाल साहब सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर, बिल्कुल। उसी अखबार में न्यूयॉर्क टाइम्स के इसी दिन के एडिशन में एक छोटे से कॉलम में एक और खबर भी थी, और उस खबर पे किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। वो खबर ये थी कि इंटीग्रेटेड सर्किट अमेरिका में दरियाफ्त हो गया। ये है वो इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, अब आप देखें कि इंटीग्रेटेड सर्किट की वजह से आप इस वक्त कंप्यूटर के जरिए मुझसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन की रेवोल्यूशन। अच्छा, और ये जो एक खबर और भी थी उसी अखबार में, वो ये कि आरपा नेट 1969 में शुरू हो गया था। आरपा नेट जो था वाज द मदर ऑफ इंटरनेट। आरपा नेट में इन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को और डिफेंस की इंस्टॉलेशंस को आपस में कनेक्ट किया था कि वो इंटरनेट पे जिस तरह हम आपस में बात करते हैं ना, तो ये भी आपस में बात कर सकते थे। बड़ी लिमिटेड एक्सेस थी, सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज के पास थी और कुछ डिफेंस इंस्टॉलेशंस के पास थी। उसे आरपा नेट कहते थे। इसकी भी छोटी सी खबर थी। अब आप ये देखें कि ये अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, ये मैन वॉक ऑन द मून, तो इतनी बड़ी खबर है। उससे अगर उन्होंने इंसान भेज दिया था तो चलें, वैसे तो एक उन्होंने बर्तरी हासिल कर ली थी, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं तलाल। जी सर, लेकिन ये रेवोल्यूशनरी स्टेप था। आपका सैटेलाइट हाँ, कम्युनिकेशन और स्पेस की जितनी रिसर्च थी, उसके तो बाद ये अमेरिका लीडिंग इंटीग्रेटेड पोजीशन पे आ गया। इंटीग्रेटेड सर्किट की जो इजाद थी, या जो इंटरनेट का, ये एप्पल सी कंप्यूटर है जो सबसे पहले एप्पल ने मार्केट किया था। और इंटरनेट का कमाल था कि आज मैं आपसे मुख्तलिफ मुल्क में आप बैठे हुए हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, एक स्क्रीन पे आ गई है। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, लेकिन इसकी खबर न्यूयॉर्क में नहीं दी थी। अब सर प्रायोरिटी नहीं थी ना कॉमन पर्सन के लिए, ये खबर साइंस और टेक्नोलॉजी की उस वक्त इतनी अहमियत नहीं रखती थी। तो मैथमेटिक्स का क्लासरूम जो है वो तो बिल्कुल सिरे से तब्दील हो गया है। तब्दील हो जाना नहीं, तब्दील हो नहीं गया है, तब्दील हो जाना चाहिए। अब अंदाजा करें, जो अजीब बात है, इस वक्त मेरे साथ कौन कौन है? सर मैं तलाल और मेरा ख्याल है मिस नबीहा नबिया, है। नबिया, आप हैं हमारे साथ इस वक्त? नबिया, नबिया भी नहीं। हाँ, सर ऑनलाइन तो है, मेरा ख्याल है शायद अच्छा, कोई। फिलहाल आप ये बताएं कि 100 साल पहले तो इंटरनेट भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, मोबाइल फोन भी नहीं थे, टेलीफोन भी शायद नहीं था, बिजली भी शायद नहीं थी, स्टीम इंजन पता नहीं नया नया आया होगा। हाँ, या जी सर, 200 साल पहले, 200 साल पहले की बात कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर आप उस वक्त में मैथ का क्लासरूम, ऑक्सफोर्ड तो कई सौ साल पुरानी है ना जी, जी
more than 100 years. अगर आप मैथ का क्लासरूम देखें कि बच्चे कैसे बैठे हुए हैं और टीचर उनको किस तरह मैथ पढ़ा रहा है, और आज का क्लासरूम देखें, बेशक वो लम्स का ही क्यों ना हो, तो उसमें आपको कोई फर्क आएगा? नहीं सर, अभी भी वही ब्लैक बोर्ड पे और इक्वेशंस लिखी जा रही हैं, और पहले भी मैं समझता हूँ ऐसे ही लिखी जा रही होंगी। ज्यादा से ज्यादा पावर पॉइंट इस्तेमाल करके ओवरहेड प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर लेते होंगे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि टेक्नोलॉजी आगे निकल गई है, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी हमें पता नहीं कि वो क्या कुछ कर सकती है। जियोजेब्रा जो है वो कितना कुछ हमें दे सकता है। अच्छा, ये अब आप देखें, ये हार्वर्ड कैलकुलस रिफॉर्म्स यूनाइटेड स्टेट्स में 1980s में हुई। इनका आप गूगल करके अगर देखें, अब तो शेयर हो रही है ना मेरी स्क्रीन? जी स्क्रीन आ रही है आपकी सर। हाँ, तो अब अगर आप में से अगर इनमें से कोई किताब आपको चाहिए हो, मेरे पास ये सारी किताबें मौजूद हैं, तो मैं आपको भेज दूंगा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब मैंने अमेज़ॉन से ये किताबें ऑर्डर करने की कोशिश की ना, मैंने कोई 3-4 हज़ार डॉलर की किताबें, टीचिंग मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स को किस तरह से मॉडर्न तरीके से पढ़ाया जाए, हार्वर्ड कैलकुलस की रिफॉर्म्स के जो हिदायत थी उसके मुताबिक पढ़ाया जाए, तो मैंने 3-4 हज़ार डॉलर खर्च किए थे। मेरी वाइफ बहुत नाराज हुई थी मुझ पे कि तुम ये किताबों पे पैसे खर्च कर रहे हो। किताबें क्या होती हैं? कुछ भी नहीं होती। अच्छा, तो मैंने जब ये अमेज़ॉन से ऑर्डर की तो आपको पता है मुझे क्या मैसेज मिला? अमेज़ॉन की हो सकता है पाकिस्तान में तब सर्विस ना हो। नहीं नहीं नहीं, अमेज़ॉन से तो मैंने बहुत किताबें मंगवाई हैं जी। पिछले 15 साल से मैं अमेज़ॉन से कई हजार डॉलर की किताबें मंगवा चुका हूँ। इंटरनेशनल शिपिंग करवा करके। जी जी। इंटरनेशनल शिपिंग। नहीं नहीं, इंटरनेशनल शिपिंग करते हैं वो, और वो DHL के जरिए भी भेज देते हैं, और वो थोड़ा कम रेट लेकर थोड़ा ज्यादा देर लगती है उस तरह से भी भेज देते हैं। तो मैं तो 15-20 साल से अमेज़ॉन से किताबें खरीद रहा हूँ। तो जब मैंने इन किताबों के बारे में उनको कहा कि ये किताबें मुझे भेज दें, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हाँ, लेकिन अभी उन्होंने क्रेडिट कार्ड चार्ज नहीं किया था। तो वो आखिरी बटन होता है ना कि क्रेडिट कार्ड चार्ज कर लें अब। जी, चेकआउट करना होता है। हाँ जी, जब मैंने वो बटन दबाया तो ये जवाब तो आया नहीं कि हमने क्रेडिट कार्ड चार्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि सॉरी, दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी मेड, और साथ ये लिखा कि दीज बुक्स आर बैंड फॉर मिडल ईस्ट एंड सब कॉन्टिनेंट। कैन यू इमेजिन दैट? सरप्राइजिंग हाँ, सरप्राइजिंग है सर। नहीं, सरप्राइजिंग क्यों है जी? उनका इंटेलेक्चुअल ये असासा है, इसकी बेसिस पर तो उनकी सारी ताकत है। वो अपनी ताकत आपको मुफ्त में दे दें, नहीं पैसे लेके भी नहीं देने की कोशिश करेंगे वो। देखें, हथियार इतने ज्यादा मोहलिक नहीं होते जितना के मैथमेटिक्स नॉलेज, होता है, बिल्कुल इतना नॉलेज। जितना के नॉलेज होता है। तो ये सबसे पहले इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि ये ग्राफिकल इंटरफेस, उस वक्त जियोजेब्रा नहीं था। मजे की बात है कि उस वक्त जियोजेब्रा नहीं था। तो ये अमेरिकन स्कूल्स कॉलेजेस में भी जियोजेब्रा पढ़ाया जा रहा है या उसकी एप्लीकेशन यूज की जा रही हैं? नहीं जी, वहाँ पे कोई भी नहीं इतना? पढ़ाया जा रहा। अच्छा। नहीं जी नहीं, इन किताबों की भी बड़ी मुखालफत हुई वहां पर। देखिए, मेरा बेटा PhD है कंप्यूटर साइंस में, अमेरिका से ही PhD की है उसने, और अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD की है। और मेरी आजकल उसके साथ काफी खटपट हो गई थी
इस बात पर कि उसको अमेरिका में एक जॉब मिला था टीचिंग का, और वो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर था एफसी कॉलेज में। कंप्यूटर साइंस उसका सब्जेक्ट है। हाँ, तो मेरी इस बात पे खटपट हो गई थी कि यार तुम अपने मुल्क में को छोड़ के अमेरिका के मुल्क में जिसने इतने मुसलमानों की इतने मुसलमान मुल्कों का सत्यानाश किया है पिछले 10 सालों में, तुम वहां जाके उनके सामने नाक रगड़ने को जा रहे हो, जूतियां चाटने जा रहे हो, तो ये कोई तुक बनती है? तो खैर वो तो हमारा अपना झगड़ा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पाकिस्तान से बाहर कोई काम करने की कोशिश करूं। खैर जब वो वहां पे चला गया तो मुझे एतराज इस बात पे भी था कि मैं भी अमेरिका गया हूं रिसर्च के लिए, नासा में मैंने काम किया है, वो मेरी पीएचडी रिसर्च के सिलसिले में। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में मैंने पोस्ट डॉक किया है। इसके अलावा भी मैं अमेरिका कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहा हूं, लेकिन जॉब मैंने सिर्फ पाकिस्तान में करना है। तो मैंने उसको टेलीफोन करके पूछा कि भाई कैसी लगी यूनिवर्सिटी? तो कहता है कि एफसी कॉलेज से तो नीचे ही है। अच्छा, रियली? कैन यू इमेजिन दैट? कहता है उसको उन्होंने 3 या 4 सब्जेक्ट्स दे दिए पढ़ाने के लिए, उसके पास रिसर्च का कोई टाइम नहीं है। वो कहते हैं ये तो टीचिंग यूनिवर्सिटी है, ये रिसर्च यूनिवर्सिटी नहीं है। और वो चारों सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो दिए हैं वो मुख्तलिफ दिए हैं, वो बड़ा टाइम लगता है ना तैयारी करने में। आप एक सब्जेक्ट 2 सेक्शन को पढ़ा रहे हैं, वो ज्यादा नोट्स आसान प्रिपेयर, है। बिल्कुल हाँ नोट्स प्रिपेयर, लेक्चर्स प्रिपेयर करने में एफर्ट होती हाँ है। जी। तो उसने कहा जी, उन्होंने कहा जी कोर्स आउटलाइन बना के दें हमें। अच्छा, हम जब लम्स में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस का, तो जब कोई नया कोर्स बनाया जाता था और नए कोर्स रोज बनाए जा रहे होते थे हमारे यहाँ, तो उसमें ये होता था कि वो नया कोर्स जो था वो तमाम फैकल्टी में डिस्कस होता था। हाँ, तो उसने वो कोर्स आउटलाइन बनाई, तो उसने उसका एक पाकिस्तानी दोस्त था जिसने उसका ये अरेंजमेंट करवाया था, उससे पूछा कि ये मैं किसको दूं? तो ये मैं हेड से जाके डिस्कस करूं या डीन के साथ डिस्कस करूं? उसने कहा खुदा के लिए डीन के ऑफिस मत जाना, उससे ना बात करना, वो नहीं मिलना चाहती टीचर से। तो उसने कहा हेड से मिल लो, उसने कहा उससे भी मिलने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो पाकिस्तान का खुला खाता हो गया जी। तो वो बिल्कुल। असिस्टेंट हेड के पास गया कि जी ये मैंने 3 आउटलाइंस बनाई हैं कोर्सेज की, ये आप जरा देख लें। उसने कहा मैंने नहीं देखी, ये फाइल में लगा दें आप। तो उसने कहा कि ये मतलब कोई क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। तो वो जो पाकिस्तानी उसके साथ था उसने कहा यार तुम हम सबको मरवाओगे, तुम्हें यहाँ पे आके रिफॉर्म्स करने आए हो या पैसे कमाने आए हो तुम? अच्छा, तो फिर उसने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि क्विज़ेस कितने होंगे एक सेमेस्टर के अंदर? उसने कहा फिर वही बात तुमने की है, क्विज़ेस लें जो मर्जी करें, असाइनमेंट्स लें, क्विज़ेस लें, जो मर्जी करें, हमें ना बताएं बस। कैन यू इमेजिन अ यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स विच इज नॉट अ बैड यूनिवर्सिटी, जिसमें इस तरह का सलूक होता हो? हाँ, जी बिल्कुल, बड़ा अजीब सा तो लग रहा है। फिर उसने ये पूछा कि यार वो मिड टर्म मुझे चेक करना पड़ेगा और फाइनल एग्जाम मुझे चेक करना पड़ेगा और वो पेपर दिखाने भी पड़ेंगे, और पेपर दिखाने में बड़ी झकझक करनी पड़ती है ना स्टूडेंट से। हाँ, जी बिल्कुल। देखा फिर तुम पास करे जा रहे हो, कोई ना तुम्हें पेपर चेक करने होंगे, वो तुम्हारे टीचिंग असिस्टेंट चेक करेंगे, ना तुम्हें दिखाने होंगे, तुम बस लेक्चर आओ और घर जाओ, लेक्चर दो और घर जाओ। प्योर कन्वेंशनल अप्रोच। हाँ जी। तो मसला यह है कि एक्सेप्टिंग अ प्रॉब्लम इज हाफ द सॉल्यूशन। अच्छा, आपको एक और बात मैं बता देता हूं
कि मुशर्रफ के ज़माने में, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की थी जब जरा गड़बड़ हुई थी ना यहाँ पे। वो चौधरी जो चीफ जस्टिस थे वो भी वैसे फ्रॉड ही थे। हाँ जी जी, चौधरी इफ्तिखार जी, उसके ज़माने में तो इन्होंने इमरजेंसी नाफिज की थी। उसका नतीजा ये हुआ था कि जजेस की जो पावर्स थी वो कम हो गई थी, दोबारा से उन्हें हल्फ उठाना पड़ा था। जिन जजेस को ये निकालना चाहते थे उन जजेस को इन्होंने निकाल दिया था। तो इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि कानून का निफाज जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरह से सप्रेस हो जाता है। और आमतौर पे इमरजेंसी नाफिज की जाती है मुल्क में उस वक्त, जंग हर के दिनों में। मुल्क में इसकी इजाजत है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इसकी इजाजत है, अगर मुल्क की सलामती को कोई खतरा हो। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको ये देखे ना, आप यहाँ पे जो खबरें आती हैं उनमें जिस तरह की ये खबरें देते हैं, आपने देखा है हमारे पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर पॉलिटिकल पॉलिटिकल खबरें तो दें, जरूर दें, लेकिन जिस तरीके से वो खबरें देते हैं, वो आपको ये खबर कभी नहीं आई होगी कि इसराइल ने 4 साल पहले, ये आपको सामने नेतन्याहू नजर आ रहा है, उनका प्राइम मिनिस्टर 4 साल पहले था, और अभी आजकल जो प्राइम मिनिस्टर था ये उसके साथ खड़ा हुआ है, ये उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर था। तो नेतन्याहू ने 4 साल पहले इमरजेंसी नाफिज कर दी थी इसराइल में। इसराइल की स्टेट को, मुल्क को, की सलामती को खतरा हो गया था। आपको याद है कोई 4 साल में कोई चीज ऐसी हुई थी जिससे इसराइल की सलामती को खतरा हो गया हो? नहीं 4 साल ज्यादा ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, आपने कोई ऐसी खबर अखबार में पढ़ी कि इसराइल की सलामती को खतरा हो गया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इसकी कोई खबर नहीं है इससे। अच्छा जी, इसराइल की सलामती को खतरा कैसे हो गया? मजे की बात ये देखें। हाँ, और एजुकेशन मिनिस्टर ने जाके, ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है ये आजकल उनका प्राइम मिनिस्टर था, अब इसकी हुकूमत भी खत्म हो गई है, अब नया इलेक्शन हो रहा है, उसमें नेतन्याहू हो सकता है दोबारा जीत जाए। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने जाके नेतन्याहू से कहा था कि इमरजेंसी, यानी ये अजीब बात है कि डिफेंस मिनिस्टर आमतौर पे कहता है ना, या इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि अंदर बहुत गड़बड़ हो रही है या कोई मुल्क हम पे हमला करने वाला है तो इमरजेंसी नाफिज कर दो। यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर जा रहा है प्राइम मिनिस्टर से कहने के लिए कि इमरजेंसी नाफिज कर दो है। ये आपको हैरानी की बात नहीं लगती? बिल्कुल हैरानी वाली बात है। वजह क्या बताई? अब मैं आपको वजह बताता हूं उसका। वजह ये बताई कि हमने 10 साल 15 साल पहले मैथमेटिक्स की रिफॉर्म्स की थी, उसके बाद 5 साल के बाद हमने चेक किया था कि वो रिफॉर्म्स से कोई फर्क पड़ा है कि नहीं फर्क पड़ा, और हमें पता चला कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने दोबारा से रिफॉर्म्स की थी। देखें, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना भी बड़ी बात होती है। हाँ, 5 साल के बाद दोबारा मैथमेटिक्स रिफॉर्म्स की, फिर 5 साल के बाद दोबारा रिफॉर्म्स की। अब मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूं कि 15 साल पहले जिस जगह पे हम खड़े हुए थे एजुकेशन के अंदर, हम उससे भी नीचे चले गए हैं। और उसके बाद उसने बड़ी अहम बात की, उसने कहा कि अगर हमारे बच्चों को मैथ्स की कमजोरी रह गई ना तो इसराइल की सलामती खतरे में पड़ जाएगी, आप इमरजेंसी नाफिज कर दें फौरन। ये होती है बात। देखें, यहां हम अपना इक्तदार को बढ़ाने के लिए इमरजेंसी नाफिज करते हैं, वहां वो मैथ रिफॉर्म्स करने के लिए इमरजेंसी नाफिज करते हैं। फर्क साफ साफ है बिल्कुल। जी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास पूरी एक किताब है उनकी, कई किताबें उन्होंने लिखी कि वहां पे क्या कमजोरियां थी मैथ के अंदर,
और उन कमजोरियों को दूर करने का उन्होंने क्या तरीका सोचा है, ये मैंने अपनी किताब में इसका जिक्र कर दिया है। जी, मैंने आपकी बुक में थोड़ा ब्रीफली पढ़ा है ये। ये वर्कशॉप में जब मैं करता हूं तो मैं किताब इस्तेमाल करता हूं, उसमें कई करेक्शंस हमारे पार्टिसिपेंट्स करवाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस किताब को इस तरीके से पढ़ते हैं कि जैसे इसमें गलतियां हो सकती हैं, और हैं गलतियां इसमें। जब आप किताब को इस तरह से पढ़ेंगे ना कि उसमें गलतियों की गुंजाइश है, तो फिर आप बहुत सोच समझ के पढ़ेंगे। ये देखें, ये बोइंग 787 जो लेटेस्ट बोइंग का जहाज है, इसको ड्रीम लाइनर कहते हैं, ये सारा मैथमेटिकली डिजाइन किया गया। ये पहला जहाज है जिसको इक्वेशंस के जरिए डिजाइन किया गया। इसको कहीं किसी विंड टनल में टेस्ट नहीं किया गया, सारा कुछ कंप्यूटर पे डिजाइन किया गया। तो द ब्यूटी एंड पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये सारी चीजें जो हैं, जब तक हम ये सोच के नहीं पढ़ेंगे। ये देखें, ये किताब भी मैंने आपको भेजी है, बहुत खूबसूरत किताब है। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वो कहानियां आपको सुनाती है, वो कॉन्सेप्ट्स आपको बताती है जिनको आपने कभी सोचा भी। आप समझेंगे कि ये तो यार बिल्कुल मेरी आम जिंदगी से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ताल्लुक है। अच्छा तलाल साहब, आपने डिफरेंशिएशन पहले पढ़ी थी या इंटीग्रेशन पहले पढ़ी थी? सर पहले डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन। अच्छा आप ये बताएं, अब आप ये गैस ही करना पड़ेगा, आपने जरूरी नहीं कि ये कहीं पढ़ा हुआ हो, और अगर नहीं पढ़ा तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपके ख्याल में डिफरेंस निस्बतन आसान है जब भी उसे पहले पढ़ाया जाता है? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि लॉजिकली इंटीग्रेशन आपको सीखने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन उसका रिवर्स कह लें कि फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाई जाती है। नहीं तो इंटीग्रेशन पढ़ा देते, उसका रिवर्स डिफरेंशिएशन होता है। बिल्कुल, ये भी बात सही है जी। अच्छा आपके ख्याल में आप ये बताएं कि डिफरेंशिएशन पहले इजाद हुई होगी या इंटीग्रेशन पहले इजाद हुई? ये तो मुर्गी और अंडे वाला सवाल हो गया लगता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। भी अंडे वाला सवाल नहीं हो, मैं तो आपसे प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं ना कि जो हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री या डिस्कवरी, एप्लीकेशन वाइज सर, मेरा ख्याल है कि डिफरेंशिएशन पहले हुई होगी, क्योंकि आपको रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना पड़ता था। आपका आपकी जो ख्याल है वो हो सकता है सही हो, इंट्यूशन सही हो, लेकिन जवाब गलत है। पहले इंटीग्रेशन इजाद हुई, अच्छा, और उसकी वजह ये थी कि दरियाए नील के पानी से उन्होंने खेतों को सैराब करना होता था ना। बिल्कुल। कितना एरिया सैराब करना है, एरिया जब निकाला जाता है एरिया तो अंडर द उसके कर्व लिए। इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा एक बात और आपके लिए हैरानी की है कि इंटीग्रेशन तो इजाद हो गई, डिफरेंशिएशन इजाद ही नहीं हुई। अच्छा। यानी कई सौ साल लगे डिफरेंशिएशन इजाद होने में। इंटीग्रेशन इजाद होने के बाद 100 साल से ज्यादा का अरसा लगा डिफरेंशिएशन इजाद होने में। आपको ठीक है, हैरानी नहीं हो रही? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लेकिन इससे और ज्यादा मजेदार बात मैं आपको बताऊं, जी, इसके भी 100 साल के बाद किसी साइंसदान ने कहा, "ओ पोले बादशाहों, ये तो एक दूसरे का उलट है।" बिल्कुल। अच्छा, वो रिलेशनशिप बाद में निकाला गया। मतलब ये कि किसी चीज को इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करें या डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करें तो तकरीबन वही जवाब आ जाता है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत बाद में
इनको समझ आई इस बात की कि ये पहले डिफरेंशिएशन इजाद हुई, उसके कुछ 100 साल के बाद इंटीग्रेशन, और उसके भी कुछ 100 साल के बाद उनको अंदाजा हुआ ये तो एक दूसरे का रिवर्स है। बिल्कुल, तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस फिर उसके भी काफी अरसे बाद डेवलप हुई होंगी। वो तो ये न्यूटन के जमाने में हुई ना जी। जब रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर आए, मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आए। इंटीग्रेशन जो थी वो तो हजरत ईसा के आने से पहले आ गई थी। ठीक, तमाम पैगंबरों के आने से पहले आ गई थी इंटीग्रेशन। और न्यूटन तो अभी 1800 में ही था ना। बिल्कुल, हाँ जी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो अब कल की बात है जी। ये जरा थोड़ा सा पढ़ दें, खुद से पढ़ दें ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, द क्वेश्चन इज। हाँ जी, आप जरा रिपीट कर दें। जी, the question is if Newton existed in our times with enormous। जरा आहिस्ता, जी जी ध्यान से वक्फा, और जरा मतलब जोर से बोले, लेकिन जी। वक्फा रख। The question is if Newton existed in our times with enormous computing power, would he take the same route to come out of this vicious cycle? We think that the answer is a big no. We thus take a different route. अच्छा, अब ये भी पढ़ दें आप, ये वाला भी पढ़। Newton was able to figure out the dependence of the acceleration vector of a moving planet under the force of gravity of a star as a function of distance between the two objects in space. Because the acceleration vector due to gravity is entirely determined by the position of the planet. The position determines acceleration, but then acceleration determines velocity, the backward problem, and velocity vector determines the position, again a backward problem. Thus, if we know the initial velocity and initial position of a planet, then the path it will take is uniquely determined. But now we are in a vicious cycle. The acceleration determines velocity, the velocity determines the position, and the position again creates a new acceleration. How to come out of this vicious cycle is what calculus is all about. बड़ी इंटरेस्टिंग सर आपने जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक रिलेशनशिप डिफाइन किया है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन, और फिर अगेन पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब ये येलो वाला how it came into being and why it came into being, different sides of the same question. what is calculus? What is calculus? We start with a simple example of a problem faced by great mathematicians, including Newton. Knowing the velocity of a moving object at different times, can we find what is its position of the moving object at different times? Calculus was invented to answer this complex problem. But while trying to address this problem, calculus was confronted with a minor problem as compared to this major problem. The minor problem is given the curve of displacement vector of a moving object at different times. How can we find the velocity vector at any given time? The minor problem is sometimes called the forward problem or the local problem or the microscopic problem, and the major problem is called the backward problem, the global problem or the telescopic problem. The minor problem deals with differentiation or slope of a function at a given time, while the major problem deals with the accumulation or area under the curve or simply integration. If we know just the acceleration of a moving object at a given time plus other initial conditions, then can we find the displacement of moving object with respect to time? This is also a major problem or a backward problem or an accumulation problem, but is slightly different than integration. It involves solution of a differential equation. So calculus was invented to solve the backward problem.
and this will become simple if we solve the forward problem. Study of functions or partial sums or infinite series are just means towards an end. The end is to solve a differential equation. That is calculus. आपने कभी कैलकुलस की इस तरह डेफिनेशन पढ़ी है? नहीं सर, कभी भी नहीं। है जी? तो बड़ा नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो बड़ा क्लियर और एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन है, एलैबोरेटिव वे में। ये भी पढ़ दें आप। हाउ मच द पॉइंट, ना द पेंट यहाँ बिल्कुल हम एक बंदा पेंट कर रहा है। जी हाउ मच द, दीवार पे पेंट सॉरी, कर रहा है। हाउ मच द पेंट needed to paint. Yes, needed to paint. What is the rate of use of paint? How much the paint needed to paint? How much the paint needed to paint? Yes, quantify उसको करना है. What is the rate of use of paint? Okay. My calculus teacher in high school, Mr. Joffrey, had a memorable metaphor for this fluid scenario. With its sliding X and its changing area, he asked us to imagine a magical paint roller moving sideways. As it rolls steadily to the right, it paints the region under the curve gray. Having set up this far-fetched scenario, we ask, at what rate does the gray expand as X moves to the right? Or equivalently, what's the rate at which paint is being laid down when the roller is at X? To answer that, think about what happens in the next infinitesimal interval of time. The roller rolls to the right through some infinitesimal distance dx. Meanwhile, as it traverses that tiny distance, it keeps its length y in the vertical direction almost perfectly constant, since there is almost no time for it to change its length during the infinitesimally brief roll, a fine point that we will discuss in the next chapter. During that brief interval, it paints what is essentially a tall, thin rectangle of height y, infinitesimal width dx, and infinitesimal area dA is equal to y dx. Dividing this equation by dx then reveals the rate at which area accumulates. It is given by dA by dx equal to y. This tidy formula says that total painted area under the curve increases at a rate given by the current length y of the paint roller. It makes sense. The longer the roller currently is, the more paint it lays down in the next instant. So the faster the area accumulates, taken from infinite powers. अब आप देखिए जी, चलिए ये भी पढ़ दे। microscopic differentiation and telescopic integration. What an analogy. The reason why integration is so much harder than differentiation has to do with distinction between local and global. Local problems are easy, global problems are hard. Differentiation is a local operation. As we have seen, when we are calculating a derivative, it's like we are looking under a microscope. We zoom in on a curve or a function, repeatedly magnifying the field of view. As we zoom in on that little local patch, the curve appears to become less and less curved. We see a blown up version of the curve, a tiny ramp, almost perfectly straight with a rise delta y and a run delta x. In the limit of infinite magnification, it approaches a certain straight line, the tangent line at the point in the center of the microscope. The slope of that limiting line gives us the derivative there. The role of microscope is to let us focus on the part of the curve we care about. Everything else gets ignored. That's the sense in which finding the derivative is a local operation. It discards all details outside the infinitesimal neighborhood of a point, the only point of interest. Integration is a global operation. Instead of a microscope,
We are now using a telescope. We are trying to peer far off into the distance or far ahead into the future. Although in that case we need a crystal ball. Naturally, these problems are a lot harder. All the intervening events matter and cannot be discarded, or so it would seem, taken from infinite powers. कैसा लगा जी आपको ये पढ़ के? ये बड़े फिलोसफिकल एनालॉजीज हैं। नहीं, लेकिन बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। जी जी, चलें जी, इसके कमेंट्स आप मुझे जरा भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक सर, ठीक है जी, ठीक ठीक सर। है। तो नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, अब सैटरडे आपका और ये संडे। सेकंड ग्रुप है ना, तो जी सैटरडे जी, संडे होगा ना, सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे और 5 नेक्स्ट बजे। हाँ, वीक। जी 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 जी, नेक्स्ट वीक 5 से बजे शुरू हो। 5 ठीक है ना? बजे। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू वेरी हाँ, मच। you have you थैंक यू। enjoyed today's lecture? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो बुक शेयर कर दीजिएगा मैथमेटिकल मॉडलिंग वाली। क्या आप मेल कर दें, मैं कर अच्छा दूंगा। अच्छा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है जी।